हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज ध्यानम क्लासेस की ओर से क्रैश कोर्स के सीरीज में मैं क्लास 10th के लिए 5वां लेक्चर लेने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का 4 लेक्चर ले चुका हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ताकि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आए और ज़रूरतमंद बच्चों तक हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। तो चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। तो मैंने पिछले क्लास के लेक्चर में आप लोगों को ये बताया था कि मानव में पाचन तंत्र को पढ़ाया था और बताया था पाचन तंत्र का जो सबसे पहला भाग है वो मुख हुआ करता था, जिसको बक्कल कैविटी कहते थे। और बताए थे बक्कल कैविटी में 3 भाग उपस्थित होते हैं। एक हमारा टीथ उपस्थित होता है, जिसको दांत कहते हैं। और दूसरा क्या था हमारे अंदर, दूसरा भाग हमारा जीभ था और तीसरा भाग था लार ग्रंथि, सेलेबरी ग्लैंड कहा गया था। तो मैंने टीथ के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ, मैंने जीभ के संरचना के बारे में पढ़ाया था, जीभ के बारे में पढ़ाया था। और आज टॉपिक जो है, मैं लार ग्रंथि के बारे में इंट्रोडक्शन करा दिया था। और आज मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये लार बनते कैसे हैं, क्या क्या काम करते हैं, लार में कौन से एंजाइम हैं और उस एंजाइम का क्या वर्क होता है। ये सब बातों को आज समझेंगे। मैंने पढ़ाया था कि लार ग्रंथि जो है मानव में 3 जोड़े में है। 3 जोड़े मतलब 6 की संख्या में। एक जोड़ा में 2 होता है और 3 जोड़ा कितना हो गया? 3 दूना 6। तो हमारी लार ग्रंथि की कुल संख्या मानव में 6 है। और पहला बताए थे, पहला जो जोड़ा है पैरोटिड ग्लैंड कहलाता है, और दूसरा जोड़ा सब मैंडिबुलर कहलाता है, और तीसरा जोड़ा सबलिंगुअल कहलाता है। और मैंने डायग्राम के द्वारा दिखाया हुआ था कि पैरोटिड कहाँ है, सब मैंडिबुलर कहाँ है, सबलिंगुअल कहाँ है। मैंने बताया था कान के जो पास जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड में वो पैरोटिड है, हमारे जबड़े के नीचे जो है वो सब मैंडिबुलर है, और हमारे जीभ के नीचे जो है सबलिंगुअल है। मैंने ये सब बताया था। तो चलिए, आज आपके मन में होगा सर ये लार हमारे अंदर बनता कैसे है, लार को बनाने वाले कौन कौन से केमिकल हैं और वो केमिकल हमारे शरीर में क्या क्या करता है। आज ये सब बातों का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया था कि ये जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि क्या करता है, हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है। तो लार ग्रंथि का मुख्य कार्य लार का उत्पादन करना है, लार का उत्पादन होता है। और ये लार जब हमारे भोजन में मिलते हैं, और ये भोजन देखिए होता क्या है कि जैसे लार उत्पादन हुआ और जब हम भोजन खाते हैं तो या सूंघते हैं तो मस्तिष्क में लार उत्पन्न करने का संदेश जाता है। ये लार कैसे हमारे मुंह से निकलता है? तो आपको एक बात कंफर्म या ये बात को याद रखना है कि जैसे हम लोग खाना खाए या जैसे ही भोजन सूंघते हैं, जैसे अब मतलब जो अचानक रेंडमली कहीं से आओ और अपने घर में जब घुस जाते हो या किचन के आसपास रहते हो तो आपके नाकों में जो है बहुत अच्छी सुगंध आती है, और उस सुगंध को सूंघ कर मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अरे आज तो बहुत लगता है टेस्टी खाना बना होगा। और जैसे ही ये दिमाग में बात आती है तो देखना आपके मुंह से लार निकलना शुरू हो जाता है। अभी भी आप लोग के मुंह से अच्छा अच्छा खाना का नाम लिया तो लार निकलना जो है शुरू हो गया होगा। उसी तरह से ये लार जो जब कब कब निकलता है, जब हम किसी मतलब खाना को सूंघते हैं या जब खाना को मुख में रखते हैं तो ये मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है, और ब्रेन क्या करता है, हमारे सेलेबरी ग्लैंड लार ग्रंथि को एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, वो लार ग्रंथि मुंह में क्या करता है, लार के रूप में वो केमिकल को स्रावित करना शुरू कर देता है, केमिकल को छोड़ना शुरू करता है। और वो लार जो है हमारे भोजन में मिलकर भोजन को पेटों तक पहुंचाने तक, आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है, और साथ साथ में डाइजेशन, पाचन में भी भाग लेता है। अब मैं एकदम डिटेल से समझाता हूँ किस तरह से वो खाना पचाता है, किस तरह से हमारे हमारे आमाशय में, हमारे एस्टोमक में भोजन को पहुंचाता है, उसके बारे में समझता हूँ। तो ये कहा गया यहाँ पर, क्या कहा गया है कि जो लार ग्रंथि का मुख्य कार्य है लार का उत्पादन करना, और जब हम भोजन खाते हैं या सूंघते हैं तो मस्तिष्क में लार उत्पन्न हो जाता है, तो सॉरी मस्तिष्क में लार उत्पन्न करने का संदेश जाता है, और जिसके वजह से हमारे मुंह में, आपके मुंह में जो है लार उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे आप लोग है, जैसे खासकर लड़कियों को बोल रहा हूँ कि जैसे वो मार्केट जाती है, जैसे वो पानी पूरी को देखती है, गोलगप्पे को देखती है, उसको देखते के साथ ही उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, और देखना वो गोलगप्पे के ठेले के पास जाके वो खाना शुरू कर देती है। और खासकर लड़कों सब में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, लड़के लोग भी खाते हैं, हम लोग भी कभी कभी जाते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है तो मन करता है चलो खा लेते हैं। तो ये खासकर लड़कियों में अधिक टेंडेंसी है। आप लोग गुस्सा मत होना कि सर आप मुझे ही कहते हो, लड़के को तो कुछ बोलते नहीं हो। जैसे
जैसे मैं अचार अगर आपके सामने रख दूँ तो अचार को देखने के साथ ही खट्टापन के कारण क्या होता है, हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है और ब्रेन जो है लार ग्रंथि को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से हमारे सलाइवा, हमारे लार जो है स्रावित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बात आप याद रखना। और लार में अब पूछोगे सर लार में आखिर कौन कौन से केमिकल्स हैं जो मतलब जो है हमारे खाने के लिए, हमारे पाचन के लिए क्या क्या इसकी भूमिका है, क्या क्या कार्य हैं, तो समझाते हैं इस बात को। लार में हमारे इंजाइम उपस्थित होते हैं। लार में हमारे इंजाइम के साथ साथ कुछ साल्ट होता है, वाटर होता है, और ये सब मिलकर क्या होता है, एक केमिकल का निर्माण करता है जिसको हम लार कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन से इसके अंदर इंजाइम है और वो इंजाइम क्या क्या काम करते हैं उस बात को हम देखेंगे। पहले आप ये समझो लार में क्या है, लवण, लवण मतलब साल्ट है। इंजाइम है, इंजाइम का काम हमारे शरीर में खाना पचाने का है, और उसके साथ साथ म्यूकस उपस्थित होता है, और यही सब तीनों जब मिल जाता है तो हम कहते हैं उसको लार। क्या कहते हैं, लार, सलाइवा कहा जाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए बहुत अच्छा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहां पे ये क्या कहता है, लार में क्या क्या है, सलाइवा में। अब समझो, हम यहां पे लिख देंगे सलाइवा। सलाइवा, सलाइवा को हिंदी में कहा जाता है लार। और लार में क्या क्या है, लार में इंजाइम है, इंजाइम है प्लस वाटर है, अब प्लस साल्ट है। ठीक है, ये मुख्य है, और सब भी मतलब छोटे छोटे क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन ये लार को बनाने वाला सबसे मेन फैक्टर है जो जिससे लार हमारा मिलकर बनाता है। ये इंजाइम में 2-3 प्रकार के इंजाइम लार में पाए जाते हैं। पूछोगे सर कौन कौन सा इंजाइम है, लार में एक टाइलिन नाम का इंजाइम है, टाइलिन। लार में टाइलिन नाम का एंजाइम है, और लाइसोजाइम, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम है। टाइलिन है, लाइसोजाइम है, वाटर है, साल्ट है, और ये सब जब मिलते हैं इसी को हम लोग कहते हैं, लार सलाइवा कहा जाता है। आप पूछोगे सर ये टाइलिन और लाइसोजाइम क्या करता है हमारे खाने के साथ, तो एक बात समझना पड़ेगा। हम लार के फंक्शन को देखते, लार करता क्या है। जैसे ही अपन लोग खाना खाते हैं, मुंह में जैसे खाना रखे, तो हमारे ब्रेन क्या करते हैं, लार ग्रंथि को, जिसको सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है, सलाइवरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है, और वहां से सलाइवा निकलता है, लार निकलता है, और लार जो है भोजन के साथ मिलता है। और जैसे भोजन के साथ मिलता है तो याद रखना वो भोजन को बहुत ही कोमल कर देता है, मुलायम कर देता है। क्यों मुलायम कर दिया, क्योंकि भोजन को निगल कर एस्टोमेक में पहुंचाना, अगर उसको कोमल नहीं करेगा तो हमारे जो भोजन नली से, भोजन फूड पाइप से जो भोजन हमारे आमाशय में जाएगा तो उसके दीवारों में रगड़ा लगेगा, और रगड़ा के कारण हमारा जो भोजन नली है वो जख्मी हो जाएगा और आसानी से नहीं जा पाएगा, इसलिए जाम हो जाएगा। भोजन नली जो है, भोजन नली में वो भोजन फंस जाएगा और अंदर नहीं जा पाएगा। और अगर हम ज़बरदस्ती करके अंदर उसको करने का कोशिश करेंगे, उसके दीवारों पर छाले पड़ जाएंगे, उसके दीवारों पर रगड़ा पड़ जाएगा, जिसके वजह से वहाँ पे जो है घाव वाव जो है, कट फट जो है लग जाएगा, जिसके वजह से हमें परेशानी होता है। तो क्या करता है लार, लार जैसे ही मतलब जो भोजन मिला तो भोजन को एकदम मुलायम कर देता है, और वो मुलायम भोजन हो जाने के कारण वो हमारे फूड नली में, हमारे फूड पाइप में आसानी से वो इंटर कर जाता है और हमारे एस्टोमेक में जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये लार का मुख्य काम है कि वो भोजन को एस्टोमेक में जो आसानी से कर देता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारा सलाइवा होता है वो डाइजेशन में भी रोल को मतलब जो दिखाता है, डाइजेशन को भी कराने का काम करता है। बोलेगा सर डाइजेशन, पाचन तो है हमारे आमाशय में जाने के बाद ही होता है, आप मतलब जो सलाइवा मतलब कैसे पाचन करना शुरू कर देता है। तो आप एक बात याद रख लेना, सलाइवा में जो टाइलिन नाम का एंजाइम है, टाइलिन नाम का एंजाइम है जिसको एमाइलेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये टाइलिन नाम का एंजाइम है, या इसका इंग्लिश नाम, दूसरा नाम है एमाइलेज, एमाइलेज, या इसको कहा जाता है टाइलिन, टाइलिन।
इसको पी टाइलिन नहीं बना, पी साइलेंट है, इसको टाइलिन पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है? टाइलिन। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम है एमाइलेज है। ये एमाइलेज क्या करता है, हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपलेस्ट है ग्लूकोज, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का पाचन करना शुरू कर देता है, और जिसके वजह से खाना जो है मुंह से पचना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा, खाना का पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? तो ये याद रख लेना, खाना मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले एस्टोमेक में गया तब जाके पचा, नहीं, एस्टोमेक से पहले खाना पचना शुरू हो गया। कहाँ पे? मुंह पे। जैसे ही मुंह में आप खाना डालोगे तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा, पचना शुरू हो जाएगा। उस कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने वाला एंजाइम कहाँ है? हमारे लार में। कौन सा एंजाइम है? याद रखना, उसका नाम एमाइलेज है, उसका नाम टाइलिन है। एकदम अच्छे से समझो कि हमारे लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो खाना को पचाता है। टाइलिन नाम का एंजाइम है, जिसका नाम है एमाइलेज, या इसको टाइलिन कहा जाता है, जो हमारे मुख में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको आप पाचन हो जाता है। अच्छा, हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। आप लोग ग्लूकोज का पाउडर तो खाए होंगे, अरे मार्केट में ग्लूकोज डी मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, आप लोग बचपन में खाए होंगे, हम लोग भी खाया करते थे। जैसे ग्लूकोज का पैकेट हुआ करता था, हाथों पर उसके जो पाउडर थे उसको रख लिया करते थे और जीभ से उसको चाटा करते थे। तो क्या होता था, जैसे जीभ पर रखते थे ग्लूकोज को, तो ऐसा लगता था, मुंह जीभ पे रख के अगर जैसे मुंह बंद किए तो ऐसा लगता था मुंह से गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया? वो पच गया। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज था, वो कार्बोहाइड्रेट था, और वो पच गया। क्यों? पचना शुरू हो गया था मुंह से ही, और मुंह से पचना शुरू हो गया था। उसको किसने पचाया? एमाइलेज ने। एमाइलेज कहाँ पाया जा रहा है? हमारे लार में। और एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। तो याद रखना, खाना का पाचन मुख से ही होता है। पूछेगा मुख में कौन सा एंजाइम है जो खाना का पाचन जो है शुरू कर देता है? टाइलिन नाम का एंजाइम है, या इसका नाम क्या है? एमाइलेज। खाना के कौन से भाग को पचाता है? कार्बोहाइड्रेट। खाना में प्रोटीन नहीं पच रहा है, खाना में फैट नहीं पच रहा है। याद रखना, हम जानते हैं ना, खाना में, भोजन में 3 कंपोनेंट है। खासकर हमारे भोजन में कितने कंपोनेंट है? 3 है। फूड में जो क्या क्या है? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दूसरा क्या है? प्रोटीन। और तीसरा क्या है? फैट। क्या है? फैट। तो याद रख लेना, जो खाना का जो मुख्य हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू हो गया? इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से हुआ है। और प्रोटीन और फैट अभी नहीं पच रहा है। प्रोटीन फैट अंदर जाएगा, पाचन तंत्र के अंदर जाएगा, वहां पचना शुरू होगा। अभी क्या पच रहा है? सिर्फ खाना का पाचन मुख गुहा में शुरू हुआ। कौन से खाना का? कार्बोहाइड्रेट्स का। ये याद रख लेना आप, ठीक है। अच्छा, पूछोगे सर ये तो बता दिए, आप ये बताओ इसमें जो लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम क्या करता है? तो याद रखना, क्या होता है कि जब अपन लोग खाना खाते हैं तो खाना में क्या होता है, कभी कभी खाना ठंडा हो गया। अच्छा, खाना ठंडा हो गया तो उसमें बहुत सारे आसपास बैक्टीरिया जो आ जाते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, और वो अगर खा जाएंगे और वो हमारे शरीर के अंदर घुस जाएगा तो हमको बीमार कर देगा। हम आपको बीमार करने के लिए वो काफ़ी है। तो पता है क्या करता है, हमारे लार में एक केमिकल है, एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है? लाइसोजाइम नाम का एंजाइम है। ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है। जैसे ही हमारे खाना में भोजन गया, एंटी बैक्टीरियल का मतलब है बैक्टीरिया का प्रतिरोध होता है, बैक्टीरिया को देखेगा मार देता है। इसके अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है। इसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी है? आईजीजी। आप लोग को काम की चीज नहीं है, बस इतना याद रखना, इसमें बैक्टीरिया को मारने का हथियार है, बम है, और उस बम का नाम है एंटीबॉडी। क्या नाम है? एंटीबॉडी है। और यही एंटीबॉडी क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। ये लाइसोजाइम के पास क्या है? एंटीबॉडी है, और यही एंटीबॉडी क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है। बैक्टीरिया किल मतलब बैक्टीरिया को क्या किया?
मार दिया। और इसलिए हम कह सकते हैं लाइसोजाइम जो है एंटी बैक्टीरियल होता है, क्योंकि बैक्टीरिया का विरोध है, जहां देखेगा मार देगा। क्यों? अगर नहीं मारेगा वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस जाएगा और हम आपको बीमार करने के लिए काफी होता है। समझ में आ रहा है ना कैसे क्या हो रहा है? ठीक है, आप एकदम अच्छे से समझो। तो वही तो यहाँ पे कहा गया है, लार में क्या है, लार में एमाइलेज है, टाइलिन नाम का एंजाइम पाए जाते हैं जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। इसका मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ऐसे याद रखना, ये स्टार्च, ये जो टाइलिन है कार्बोहाइड्रेट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च को ये माल्टोज में परिवर्तन करके उसका पाचन को करवा देता है। अब कहा जाता है टाइलिन नाम का एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू कर देता है। ये याद रखना कि खाना का पाचन कहाँ से हो रहा है? मुख से हो रहा है। कौन करवा रहा है? टाइलिन में कौन सा? इसका क्या नाम है? एमाइलेज नाम है। अच्छा, लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है। क्या होता है? लाइसोजाइम जो है एंटी बैक्टीरियल है, जो बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखती है। जो भोजन के द्वारा बैक्टीरिया अंदर जा रहा था उसको खाना में कहाँ मार दिया गया? मुंह के अंदर ही। मुंह के अंदर कौन सा है एंजाइम? कौन खाना बैक्टीरिया को मार रहा है? तो लाइसोजाइम। याद रखना कि हमारे लार में कितने एंजाइम है? 2 प्रकार के, एक लाइसोजाइम है, दूसरा एमाइलेज है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, किस में? माल्टोज में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। और दूसरा लाइसोजाइम किसका मतलब क्या कर रहा है? वो बैक्टीरिया को मार रहा है। जो बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है। और एक दिन में लगभग कितने लार स्रावित होते हैं? 1 से लेकर 1.5 लीटर। याद रख लेना। बोलोगे सर मैं कुत्ता थोड़ी ना हूँ जो कुत्ता हमारे मुख से लार निकलेगा। बेटा सिर्फ कुत्ता को ही नहीं निकलता है, हर इंसान को निकलता है। और क्या करते हैं? वो लार जो है वही हम अपने लोग थूक के नाम से जानते हैं। एस्पिरिन जानते हैं ना? थूक, अपने लोग जो थूक देते हैं बाहर में, वो लार है। अगर लार को थूक दे रहे हो, बाहर निकाल दे रहे हो, तो आपका हमारा एनर्जी लॉस होता है। इसलिए मतलब है ज़्यादा अपने लोगों को थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी है और वो एनर्जी ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो आप ये हमेशा याद रखना, एक दिन में कितने लार स्रावित होते हैं? 1 से 1.5 लीटर होते हैं। ठीक है, लार में कौन कौन से एंजाइम है? सर एमाइलेज है, और कौन सा है इसके अलावा? हाँ, लाइसोजाइम है। क्लियर है? लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। एमाइलेज क्या करता है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? तो याद रखना कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च किस में बदल देता है? माल्टोज में। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है बेटा, वो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब जो है, हाँ यहाँ देखो, अब बच्चे की तरह मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पूरा कोर्स भी कंप्लीट करना है। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस बनाओ कि धीरे धीरे नहीं, एकदम फास्टली चलेंगे। और वो जो हमारा क्लासरूम कोर्स होता है वहाँ पे तो एकदम बच्चे की तरह हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, हर चीज़ को समझाते चलूँगा। उतना भी समय नहीं है जो मैं उतना सारी बातों को लेकर मैं आपको पढ़ाऊँ। सिर्फ अभी जो है आपके कंटेंट को, मतलब जो है बेस्ट कंटेंट को आप तक पहुंचाऊंगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने का कोशिश करूंगा। इसलिए आप लोग घबराए नहीं, ये नॉर्मल कोर्स नहीं, ये क्रैश कोर्स है। तो आपको समझ में आ गया है? तो आप लोग जब समझ गए तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। लिया आपने स्क्रीनशॉट? ये याद रखना, एक दिन में कितने लार स्रावित हो रहे हैं? 1 से 1.5 लीटर। और लार में कौन कौन से एंजाइम हैं? टाइलिन, जिसको एमाइलेज कहते हैं, और दूसरा लाइसोजाइम उपस्थित। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.8। और 6.8 का मतलब क्या हो गया? ये क्षारीय हो गया। क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। हम जानते हैं ना, 7 से क्षारीय बोलते, अम्लीय हो गया। हम क्या जानते हैं ये कैसा है? हल्का अम्लीय है। अम्लीय मतलब एसिडिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी भी केमिकल का पीएच मान 7 से कम हो जाए अम्लीय हो जाता है, और 7 से अधिक हो जाए तो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, और जब भोजन जो है लार के साथ सन जाता है, मिल जाता है, उसको बोलस कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जनरल कॉम्पिटिशन सब में काफी बार पूछा जाता है। जब भोजन लार के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? बोलस। क्या बोलोगे? बोलस। याद रखना कि जब भोजन लार के साथ सन जाता है उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। तो बोलस कहाँ होगा? मुख में। बोलस कहाँ होगा? मुख में। आज उसके बाद सन के कहाँ जाएगा? अमाशय में। और अमाशय में जाएगा तो वहां पे अलग नाम होगा। याद रखना, ये सब का देखो, छोटी आंत में भोजन जाता वहां पे अलग नाम, अमाशय में गया वहां अलग नाम, मुंह में आया अलग नाम। मुंह से आने से पहले वो भोजन था। भोजन जब लार में सन गया, मुंह में आया,
तो क्या नाम दिए, बोलस का नाम देते। ठीक है, अच्छा अब जो है हम ये अमाशय के बाद जो है लार ग्रंथि के बाद अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दूसरा भाग है ग्रसनी। पहले पढ़े मुख गुहा, क्या पढ़े, मुख गुहा। मुख गुहा में कितने भाग थे, दांत, दूसरा जीभ और उसके बाद लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अपन लोग का खत्म हो गया। अब मतलब पाचन तंत्र का अगला भाग है ग्रसनी। ग्रसनी को कहते हैं फेरिंग्स, इंग्लिश में कहा जाता है फेरिंग्स और हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रसनी। और हम जानते हैं इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर है। ये मुख गुहा के जस्ट बाद का भाग है। ये क्या है, हम बताए थे ना पाचन तंत्र का सबसे ऊपरी भाग और सबसे पहला भाग कौन सा था, मुख गुहा। अब मुख गुहा के भाग कहाँ आएगा, अब मुख गुहा के बाद कंठ के पास आएगा। ये हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला, ये कंठ का हिस्सा है और कंठ वाला हिस्सा को कहते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स। ये मुख गुहा के जस्ट बाद का भाग है, ग्रसनी है। अच्छा ये इसकी लंबाई कितनी से कितनी होती है, 12 से 14 सेंटीमीटर। ये कहा गया मुख गुहा का जस्ट पिछला भाग है, ग्रसनी कहलाता है। और वहां 2 छिद्र होते हैं। अब यहाँ पे खाना देखो क्या हुआ, हम लोगों ने खाना खाया, खाना लार में सना और खाना को हम लोग क्या किए, निगल गए। और निगल गए तो यहाँ 2 पाइप है। कितना पाइप है, 2 पाइप है। अब किस तरह से पाइप होता है इस बात को समझो, गौर करना। ये एक आगे वाला पाइप है, इसके पीछे वाला पाइप है, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोज। एक पाइप जो आगे वाला पीछे वाला पाइप को ढके हुए इस तरह से। आपको केवल यहाँ क्या दिख रहा, आगे वाला पाइप, पीछे वाला पाइप क्या देख पा रहे हो, नहीं देख पाओगे, लेकिन ऐसे कर दूंगा तो दिखाई देगा। वही भाग है जो अगला पाइप है, वो हमारा श्वास नली, शोषण नली, ट्रैकिया जिसको कहते हैं। और पीछे वाला जो भाग है हमारा ग्रास नली, जिसको भोजन नली कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भोजन नली का पाइप कहाँ पे है, मतलब पीछे। और आगे कौन सा है, शोषण नली का। और ये कहाँ से निकलेगा, मुख गुहा के जस्ट, मुख गुहा से जैसे ही भोजन अंदर गए तो किसकी शुरुआत हुई, ग्रसनी का। ग्रसनी वही भाग है जैसे अपने लोग खांसी लेते ना, जैसे किसी चीज को निगलते हो, निगल के देखो मुंह से जस्ट जब पार हुआ तो यहाँ पर वो हिस्सा हमारा क्या है, ग्रसनी है। और ग्रसनी के बाद यहाँ पे क्या है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता किसका है, श्वास नली का, और दूसरा रास्ता है भोजन नली का। जरा सोच के देखो, अगर खाना खाए और खाना भोजन नली में ना जाके श्वास नली में चला गया तो क्या होगा, बोलोगे सर इंसान तो मर जाएगा, हवा आना जाना बंद हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन वो जाएगा ही नहीं, कभी खाना भोजन नली को छोड़कर श्वास नली में प्रवेश कर ही नहीं सकता है, क्योंकि दरवाजा लगा हुआ है। कैसे दरवाजा लगा है, जैसे हम खाना खाए और जैसे खाना को निकले तो पता है वो दरवाजा क्या करता है, श्वास नली को ढक लेता है और केवल कौन सा दरवाजा खोल रखेगा, भोजन नली को। और भोजन नली होके हमारे आमाशय में चला आता है। वही बात जैसे हम सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो वो दरवाजा खुला हुआ रहता है, और वो दरवाजा खुला हुआ रहता है तो सांस जो है डायरेक्ट जो हमारा श्वसन नली में चल जाता है। लेकिन जैसे भोजन कर रहे हैं, जैसे मुंह में रखोगे भोजन और निगलने का कोशिश करोगे, एक बार महसूस करो कि खाना मुंह में रख लिया आपने और उसको आप निगल रहे हो। जैसे निगल रहे हो तो जैसे ही कंठ के पास आएगा तो एक दरवाजा है खुला हुआ था और वो दरवाजा तुरंत ढक लेगा, किसको, श्वसन नली को। और जैसे श्वसन नली ढक गया तो वहां पर एक ही गेट उसको मिलता है, वो है भोजन नली का, और भोजन जो है भोजन नली में घुस जाता है। तो बात समझ में आया, ये दरवाजा जहां से दोनों दरवाजा शुरू हो रहा है, दोनों मतलब द्वार जो शुरू हो रहा है वो जगह है ग्रसनी, वो फ्रिंग्स है। तो इसी के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्रसनी क्या है, ये इसकी लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर है। ये मुख गुहा के जस्ट पहले का भाग है। इसमें 2 दरवाजा है, 2 छिद्र हैं। एक छिद्र का नाम है निगल द्वार और दूसरे का नाम है कंठ द्वार। निगल द्वार से मतलब जो रास्ता खुलता है भोजन नली का, और कंठ द्वार से रास्ता खुलता है श्वसन नली का। ये याद रख लेना। यहाँ पे फेरिंग्स में 2 रास्ता है, 2 छिद्र है, किसका किसका, निगल द्वार का और दूसरा कंठ द्वार का। निगल द्वार का रास्ता कहाँ जाएगा, भोजन नली में, और कंठ द्वार का रास्ता कहाँ जाएगा, श्वसन नली में। बोलेगा सर मेरे को नहीं समझ में आया, दिखा रहा हूँ जस्ट वेट एंड वॉच। ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप नोट्स बनाएंगे, तब फिर मैं दिखाता हूँ। लिया आपने स्क्रीनशॉट, लिया कि नहीं लिया, हाँ चलिए बहुत अच्छा। अब चलता हूँ आगे, इसको दिखाता हूँ। अब देखो ये वीडियो मैं चला के दिखा रहा हूँ किस तरह से भोजन अंदर जा रहा है, इस बात को अच्छे से देखना।
उसके बाद मैं फिर समझाऊंगा। देखो ये भोजन आया, ये मुख गुहा था, अंदर आया, और ये गेट लगा कि नहीं लगा, ये वाला वो क्या था, वो दरवाजा था जो कंठ द्वार और निगल द्वार के बीच का था। आप एक बार फिर से देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो आपको यहाँ पे मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। ये हमारा है मुख गुहा, ये क्या था, ये मुख गुहा था, मुख था, मुख गुहा था, और मुख गुहा से भोजन आगे बढ़ा और भोजन यहाँ आया, भोजन यहाँ आएगा, ठीक है। भोजन यहाँ, जैसे भोजन यहाँ पे आया तो अब यहाँ देखना, यहाँ पे एक छिद्र है, ये वाला रास्ता। अब देखो यहाँ पे दो आपको नली मिलेगा, एक ये वाला नली मिलेगा और एक पीछे वाला नली मिलेगा। ये पीछे वाला जो नली है ये भोजन नली है, एसोफेगस इसको कहते हैं, भोजन नली, फूड पाइप कहा जाता है, एसोफेगस कहा जाता है। और ये आगे वाला जो नली है ट्रैकिया कहा जाता है, शोषण नली है। क्या है, शोषण नली होता है। और यहाँ आपको एक दरवाजा नजर आ रहा हो, आप अच्छे से देखो, यहाँ पे आपको एक दरवाजा ये नजर आ रहा है। अब ये दरवाजा क्या था, जब भोजन ऊपर था तो दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे भोजन यहाँ से नीचे की ओर आना शुरू हुआ, ये दरवाजा आप देखो नीचे गिरता हुआ जाएगा, गिरता हुआ जाएगा, इस पाइप को कवर कर लेगा, यहाँ पे इस पाइप को ढक लेगा, और ढक लिया तो ये जो शोषण नली का रास्ता बंद हो गया, और केवल कहाँ पे रास्ता खुल गया, भोजन नली का। और भोजन नली में भोजन जो है प्रवेश कर जाता है और नीचे आमाशय तक चला जाता है। आप एकदम अच्छे से देखो पहले ये वीडियो को, तब जाके आपको कंप्लीट यहाँ समझ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे, आप यहाँ देखो क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा पहले करके देखो, ये भोजन को यहाँ देखो, भोजन कहाँ है, यहाँ से मुख गुहा से नीचे की ओर आ रही है, ये मुख गुहा से क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है। और ये रास्ता भी ऐसे ही खुला हुआ, दोनों रास्ता ओपन है, ये पाइप का भी रास्ता ओपन है, ये पाइप का भी रास्ता ओपन है, दोनों पाइप है। पीछे वाला कौन सा पाइप है, भोजन नली, आगे वाला कौन सा है, शोषण नली। ये छू के देखो ना, ये यहाँ पे ये शोषण नली पाइप है, आपको खुरदुरा खुरदुरा लग रहा हो गर्दन के पास, गले के पास, ये शोषण नली है, ठीक है। और पीछे वाला कौन है, उसके पीछे कौन होगा, भोजन नली है। तो जैसे भोजन यहाँ पे था तो ये मतलब जो है एक दरवाजा था जो ओपन था, ना इसको ढका हुआ था ना इसको ढका हुआ था, ओपन था। लेकिन जैसे ही भोजन यहाँ पे आया, कंठ के पास, ग्रसनी के पास आया, तो ये दरवाजा धीरे धीरे इसको ढकना शुरू कर देगा, और इस दरवाजा को पहले वाला को ढक लिया जाएगा, ऐसे करके ढक लिया जाएगा, तो केवल इसको भोजन नली में ही जाने का ऑप्शन बचेगा और भोजन नली में चला जाएगा। आप इसको एक बार देखो अच्छे से क्या हो रहा है, देख लो दरवाजा गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, और ये दरवाजा ढक लिया, शोषण नली को ढक लिया। अब ये कहाँ चला गया, भोजन नली। अब भोजन नली से कहाँ गया, आमाशय में चला गया। अच्छा, उस दरवाजा का क्या नाम है पूछोगे, सर उस गेट को क्या कहते हैं, उस गेट का नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है, आप ये याद रखे ना, इस गेट का नाम क्या है। देखो ये गेट बढ़ रहा है कि नहीं, जैसे जैसे भोजन को आगे कर रहा हूँ ये दरवाजा ढक रहा है, अब देखो भोजन के पास, और इसी का नाम है एपिग्लोटिस। यहाँ देखो क्या कहा जाता है इसको, एपिग्लोटिस कहते हैं। अब देखो ये यहाँ पे आ गया, ये है, ये दरवाजा इसको ढक लिया, इसी का नाम है एपिग्लोटिस। एक समझ लेना, ये दरवाजा है एपिग्लोटिस। क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। हम पूछेंगे कंठ द्वार और निगल द्वार के बीच में जो ओपन क्लोज करने का जो काम करता है वो कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है। जब भोजन हमारे फेरिंग्स में आते हैं तो एपिग्लोटिस किसको ढक लेता है, शोषण नली को ढक लेता है, और ओपन किसको कर देता है, भोजन नली को। तो भोजन कहाँ चला जाएगा, भोजन नली में चला जाएगा, काम खत्म। तो समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर दो दरवाजा मिला है, एक शोषण नली का, दूसरा भोजन नली का। शोषण नली का जो दरवाजा है उसको कहते हैं कंठ द्वार, अब भोजन नली का दरवाजा है निगल द्वार, है कि नहीं है। हम बताए थे ना, यहाँ पे देखो ना, निगल द्वार, मुख वहाँ का पिछला भाग है ग्रसनी, और वहाँ पे कितने छिद्र हैं, दो। कौन कौन सा, निगल द्वार का और कंठ द्वार का, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर पढ़ो क्या कहा जा रहा है, निगल द्वार आगे की ओर ग्रास नली में खुलता है। ग्रास नली मतलब फूड पाइप, भोजन नली।
ग्रास नली को ही हम लोग क्या कहते हैं, भोजन नली या एसोफेगस कहा जाता है, फूड पाइप कहते हैं उसको। तो निगल द्वार आगे कहाँ खुलेगा, भोजन नली में, ग्रास नली में खुलेगा, जबकि कंठ द्वार कहाँ खुलेगा, श्वास नली में खुलता है, ट्रैकिया में खुलता है। ठीक है, अच्छा बोला है तो निगल द्वार तथा कंठ द्वार के बीच एक पट्टी जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना है, पट्टी जैसी संरचना है, जिसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है, एपिग्लोटिस। अब कहा जाता है जब भोजन अंदर की ओर जाता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक लेता है। अभी जस्ट मैंने वीडियो दिखाया, जैसे भोजन अंदर की ओर जाना शुरू कर दिया तो ये पट्टी जो है किसको ढक लेता है, शोषण नली को ढक लेगा। और कहाँ रास्ता दे देगा जाने का भोजन को, आप बोलोगे सर ग्रास नली में रास्ता दे देगा, भोजन नली में दे देगा, और भोजन जो है अंदर चला जाएगा। और वो पट्टी का नाम क्या है, एपिग्लोटिस। भूलना नहीं, याद रखना क्या नाम है, उस पट्टी को एपिग्लोटिस कहते हैं। जब भोजन अंदर जाता है तो ये पट्टी कंठ द्वार को ढक लेता है, और जब हवा अंदर जाता है तो ये मतलब ग्रास नली को ढक लेता है और हवा वहाँ पे चली जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मैंने वीडियो में दिखा रखा है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे हम बात करते हैं ग्रास नली का। हमने ग्रसनी देखा, ग्रसनी में कितने छिद्र हैं भैया, 2 छिद्र हैं। कौन कौन सा, कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार और निगल द्वार के बीच पट्टी की ऐसी संरचना, उसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहा जाता है। और किस तरह से भोजन अंदर गया था ग्रास नली में, हमने वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दिया। अब चलो आप पढ़ते हैं ग्रास नली। अब ग्रास नली क्या है, एक पतली पाइप है, ट्यूब के जैसी संरचना है, पाइप है, ट्यूब है, और इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक कितनी होती है, 22 से 25 सेंटीमीटर की होती है। और मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा कहाँ प्रवेश करता है। अरे मुख गुहा में भोजन था, लार से सना हुआ भोजन क्या कहते थे, आप कमेंट करके बताओ क्या कहते थे। मुख में लार से सना हुआ भोजन को क्या नाम दिए थे, कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, देखता हूं किसका ध्यान कितना कंसंट्रेशन में रहता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार में आया, और निगल द्वार से कहाँ चला गया, ग्रास नली में। और ग्रास नली कहाँ पहुंचा देगा, स्टोमक में, आमाशय में पहुंचाने का काम करता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो अब कहाँ जाता है, जब भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तो ग्रास नली की दीवार में मतलब जो है संकुचन होता है, जिसको कहते हैं सिकुड़न। और संकुचन के कारण जो है भोजन आगे बढ़ पाता है। अगर संकुचन नहीं होगा तो भोजन ग्रास नली में ही फंस जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। और यह प्रक्रिया कहलाता है कर्माकुंचन, पेरिस्टालसिस कहा जाता है। एकदम याद रख लो आप लोग क्या, कि मतलब ग्रास नली में जैसे भोजन आगे बढ़ता है तो वहां पे क्या होता है, संकुचन फैलाव, जिसके वजह से खाना क्या होता है, आगे बढ़ पाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा जरा सोच के देखो, एक बात मैं समझाता हूँ। जैसे एक आपके पास लंबा पाइप है, बहुत बड़ा पाइप है, अब क्या उसके अंदर आपका कुछ फंस गया है, तो आप पाइप से कैसे निकालोगे, आप पाइप को लोगे ऐसे ऐसे करके, मतलब आगे पीछे करोगे, क्या होगा उसमें जो फंसा हुआ मतलब जो चीज होगा वो आगे बढ़ जाएगा। सेम ऐसा ही होता है। ये जो हमारे पास श्वसन नली के जस्ट पीछे में जो है हमारा ग्रास नली है, जो भोजन नली है, वो क्या करता है, उसी तरह से वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। और जैसे वाइब्रेशन होता है, जैसे पाइप को हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे तब तो वो फंसा हुआ चीज आगे निकल पाएगा। सेम उसी तरह से हमारा जो ग्रास नली है वो वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन के वजह से वहां पर संकुचन पैदा होते, कर्माकुंचन कहते हैं उसको। और कर्माकुंचन के वजह से वो भोजन जो है आगे जा पाता है, और आगे कहाँ जाएगा, हाँ स्टोमक में जाएगा, आमाशय में जाएगा। तो उसी को कहा जाता है, तो कहा जाता है जब भोजन ग्रास नली में पहुंचता है तो ग्रास नली की दीवार में संकुचन या सिकुड़न पैदा होता है, शिथिलन पैदा होता है, वाइब्रेशन कह सकते हैं इसको। सिंपल सा मतलब समझो, वाइब्रेशन पैदा हो रहा है, वाइब्रेशन होता है, जिसके वजह से हम इसको क्या कहते हैं, खाना आगे पहुंचता है। और ये विधि कर्माकुंचन कहलाता है। तो आपको पूछा जाएगा ग्रास नली में भोजन आगे किस क्रिया के द्वारा बढ़ती है, कर्माकुंचन। क्या कहा जाता है, कर्माकुंचन। और कर्माकुंचन को कहते हैं पेरिस्टालसिस कहा जाता है, इंग्लिश में पेरिस्टालसिस का नाम दिया जाता है। कर्माकुंचन के कारण ही, याद रखना इसको अंडरलाइन कर लेना, कर्माकुंचन के कारण ही भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, ग्रास नली से कहाँ पहुंच रहा है, आमाशय में पहुंचने का काम करता है।
क्लियर है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़ूँ क्या? चलो, अब है अमाशय। अब अमाशय में आते हैं। अमाशय क्या है? एक थैली जैसी संरचना है जो उदर गुहा में बाईं से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। आप पूछोगे सर ये उदर गुहा क्या है? तो सिंपल सा बात, आपका जो पेट है ना, कहाँ से, ये जो फेफड़ा के नीचे वाला हिस्सा चालू होता है पेट का, और कहाँ तक आता है? कमर तक के भाग को आता है। ये अगर पेट का जितने भी भाग है उसको निकाल दो, जो उसके अंदर जगह खाली बचेगा, उसी का नाम उदर गुहा। अच्छा, उदर गुहा को दो भागों में बांटा गया है, नाभि से ऊपर वाला भाग, नाभि से नीचे वाला भाग। नाभि से ऊपर वाला भाग को कहते हैं ऊपरी उदर गुहा, और नाभि से नीचे वाला भाग को निचली उदर गुहा। तो हमारा पता है ये अमाशय कहाँ है? नाभि से ऊपर है, और वो ऊपरी उदर गुहा का भाग है। तो पूछा जाएगा अमाशय कहाँ स्थित होता है? ऊपरी उदर गुहा में होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ भैया, नाभि से ऊपर है, नाभि से क्या है? ऊपर है। तो नाभि से ऊपर वाला भाग क्या है? पेट का। पेट का जितना भी खाली भाग है वो उसका नाम उदर गुहा, एब्डोमेनल कैविटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्डोमेनल। और नाभि से ऊपर वाला को ऊपरी उदर गुहा, अपर एब्डोमेनल कैविटी। नीचे वाला, नाभि से नीचे वाला, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, निचली उदर गुहा। क्लियर है? तो ये कहाँ है? अमाशय जो है थैली की जैसी संरचना है जो उदर गुहा में बाईं से होकर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा इस तरह से भागी। मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, मैं तो उसके बाद समझाता हूँ। फिर क्या कहा जाता है? अमाशय का जो ये अमाशय में 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग हैं? 3। जो सबसे अगला भाग होता है उसको कहते हैं कार्डियक पार्ट। क्या कहा जाता है? कार्डियक पार्ट कहा जाता है। और पिछला भाग को कहते हैं पाइलोरिक भाग कहा जाता है, और बीच वाला को कहा जाता है फुंडिक या बॉडी पार्ट कहा जाता है। हम दिखाते हैं, ये जरूरत नहीं है याद रखने का तीनों भाग, बस इतना याद रखना अमाशय में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। एक एक करके मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे अमाशय का। ठीक है, आगे बढ़ूँ क्या? चलिए, बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ता हूँ। ये देखो, ये अमाशय है। अच्छा, यहाँ से हम बताए थे ये कौन सा नली था? भोजन नली था। अरे फूड पाइप था कि नहीं था? ग्रास नली। ये वाला कौन सा था? रेड कलर का मैं बना रहा हूँ, ये कौन सा है? ग्रास नली। ठीक है, जहाँ से भोजन आ रहा था नीचे की ओर, ग्रास नली का। अब जो यहाँ पे आप देखो थैले के जैसा संरचना आपको नजर आएगा, ऐसा लगेगा यहाँ से थैले के जैसा कुछ संरचना नजर आ रहा है। इसी संरचना का क्या नाम है? अमाशय। क्या नाम है? अमाशय नाम है। और अमाशय में ये जो सबसे ऊपरी भाग है, यहाँ से यहाँ तक जो पीला हम भाग दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के भाग को, इसको कहते हैं कार्डियक पार्ट। क्या कहा जाता है? कार्डियक भाग। और ये ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला भाग, इसको कहते हैं फंडस। ऊपर की तरफ जो उठा हुआ भाग है, इसी भाग का नाम है फंडस। क्या नाम है? फंडस है। और बीचे वाला को कहा जाता है, ये बॉडी पार्ट है। बीच वाला क्या है? ये बॉडी पार्ट है। और जो सबसे आखिरी भाग आपको दिख रहा है, इसी का नाम है पाइलोरिक भाग। ये देख रहे हो ना, ब्लू कलर से हम इधर नीचे दिखा रहे हैं, ये एक सबसे आखिरी भाग है। और यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत। क्या होता है बेटा? यहाँ से शुरू कौन सा भाग हो रहा है? छोटी आंत। ये याद रख लेना, छोटी आंत की शुरुआत नीचे से हो रही है। तो छोटी आंत से पहले क्या है? अमाशय का कौन सा भाग है? पाइलोरिक भाग है। बीच वाला बॉडी पार्ट, उठा हुआ जो है फंडस। उठा हुआ कौन सा फंडस? और यहाँ जो ग्रास नली से ज्वाइंट है, इसको कहते हैं कार्डियक पार्ट। क्या कहा जाता है? कार्डियक पार्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया आपने स्क्रीनशॉट? बहुत अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। अब कहा जाता है अमाशय का जो दीवार होता है वो कोलमनार एपिथेलियम से बना होता है। एक टिश्यू है, ऊतक है, और ये कौन सा ऊतक है? कोलमनार एपिथेलियम। और यहाँ पर इसे मतलब ऊतक से बना होता है, और इसी ऊतक में जठर ग्रंथि होती है, और जठर ग्रंथि से मतलब जो जठर रस स्रावित होता है, जिसको हम लोग पाचक रस भी कहते हैं। अब बोलेगा सर क्या होता है जठर रस? मैं समझाता हूँ। क्या है, जो हम अमाशय का जो अंदर का दीवाल है, जब अंदर अमाशय में जाओगे तो उसमें दीवाल है, और दीवाल पर क्या है? कुछ ऊतक है। और कौन सा ऊतक है? एपिथेलियम। कौन सा है? कौन सा एपिथेलियम? स्तंभाकार एपिथेलियम है, जिसको कोलमनार एपिथेलियम कहते हैं। आप लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे ऊतक के प्रकार,
और वहाँ पे आपको कोलमनार एपिथेलियम पढ़ाए, मतलब पढ़े होंगे, और वहाँ पे मतलब पढ़ने को था। तो ये एकदम याद रख लेना कि हमारे आंतों का जो दीवार है, उस दीवार पे उत्तक का समूह है, उसी का नाम है स्तंभाकार एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम है। और उसके अंदर क्या है, कुछ ग्रंथि है, और वो ग्रंथि क्या करती है, कुछ केमिकल को स्रावित करती है। उस ग्रंथि का नाम क्या है सर? उस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। हिंदी में क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथि। और वहां सर कौन सा केमिकल निकलता है? जठर रस निकलता है। अब यहाँ पे हम समझाता हूँ। अभी यह क्या कहा जा रहा है कि ये आमाशय का जो भीतरी दीवार है उसका नाम है कोलमनार एपिथेलियम है, और उसके अंदर क्या है, कुछ ग्रंथि है जिसको नाम है आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अरे पूछो ना क्या कहेगा उसको इंग्लिश में? गैस्ट्रिक ग्लैंड। हिंदी में कहेंगे आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाचक रस। क्या कहा जाता है? पाचक रस कहते हैं, या इसी को हम लोग जठर रस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जठर रस। जठर रस इसलिए नाम देते हैं क्योंकि जठर ग्रंथि से निकलता है, इसलिए जठर रस। और जठर रस ही वास्तव में पाचक रस है, गैस्ट्रिक जूस है। और यही गैस्ट्रिक जूस जब खाना के साथ मिलता है, किसके साथ मिलता है? खाना के साथ मिलता है, तो खाना को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और वही छोटा छोटा टुकड़ा ही तो हम बोलते हैं खाना का डाइजेशन हो गया, पाचन हो गया। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? सर तोड़ दूंगा। चलो, आपको ये बात समझ में आ गया होगा क्या कि आमाशय के अंदर कुछ कोशिका का उत्तक का समूह है। उस उत्तक के समूह को क्या कहेंगे बेटा? देखो ना क्या कहेंगे। अरे कोलमनार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम। उसके अंदर क्या है? कुछ उत्तक है, कुछ ग्रंथि का समूह है। उस ग्रंथि का नाम क्या है? जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंग्लिश में कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में जठर ग्रंथि या आमाशय ग्रंथि। आमाशय ग्रंथि से क्या निकलेगा? आमाशय रस निकलेगा, या उसको कहते हैं जठर रस कहते हैं। और जठर रस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, पाचक रस। और पाचक रस क्या करता है? खाना को पचाने का काम करता है। क्यों पचाता है? क्योंकि उसके अंदर पचाने वाला इंजाइम केमिकल होता है। जो पचाने वाला केमिकल होता है ना, उसको कहते हैं एंजाइम, और वही खाना को पचाता है। सर कौन कौन सा एंजाइम है, किसको किसको पचाएगा? घबराओ नहीं, पढ़ने जा रहे हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ तो आ गया। अब बोलता है जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिका होती है, और ये तीनों प्रकार की कोशिका अलग अलग केमिकल निकालेगा, और वो तीनों केमिकल मिलेगा, तभी हम कहेंगे उसको जठर रस या जठर मतलब गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। तो एकदम इसका आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आया ना बेटा ये क्या हो रहा है? चलिए, उतार लिया। तो आपने ये देखा कि जठर ग्रंथि में कितनी प्रकार की कोशिका? 3 प्रकार की। अब ये तीनों कोशिका मिलता है तभी जाके हम मतलब जो बोलते हैं जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। और यहाँ से 3 प्रकार के रस मिलेंगे तभी जाके वो रस मिलेगा, तो जठर रस, और इसको पाचक रस भी कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी कोशिका है। सबसे पहला कोशिका नाम है पेप्टिक सेल, या जेमोजेन सेल कहते हैं, या चिप सेल भी कहा जाता है। जठर ग्रंथि में पहली कोशिका है पेप्टिक सेल। क्या का नाम है? पेप्टिक सेल है, या जेमोजेन सेल कहा जाता है, या चिप सेल का नाम दिया जाता है। ये केमिकल निकालता है, इंजाइम निकालता है, पाचक इंजाइम कहते हैं, जो खाना को पचाने का काम करता है। खाना में पचाने का वाला जो केमिकल निकलता है वो जठर ग्रंथि की किस कोशिका से निकलती है? पेप्टिक सेल से निकलती है। कौन से सेल से निकलती है? पेप्टिक। और कौन सा एंजाइम है सर, कौन से खाना को ये पचा सकता है? ये 2 प्रकार के एंजाइम को निकालता है, रेनिन को निकालता है, पेप्सिन को निकालता है। अब बोलेगा सर यहाँ तो लिखा है प्रोरेनिन, मैं समझूंगा प्रोरेनिन क्या है। दूसरा पेप्सिनोजीन, पेप्सिनोजीन क्या है? क्योंकि पेप्सिन है ये, मतलब ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है, हम देखेंगे। बस याद रखना कि हमारे मतलब जो है जठर ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिका है। पहला कोशिका पेप्टिक सेल है, या इसको जेमोजेन कहते हैं, या इसको चिप सेल कहते हैं। ये कौन से केमिकल को निकालते हैं? तो इंजाइम को निकालते हैं।
कौन सा एंजाइम? रेनिन और पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? रेनिन और पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। हम समझाएंगे, सब समझाएंगे, बस अभी याद रखो ये चीज। अच्छा, दूसरा है ऑक्जेंटिक सेल, या इसको पेरेंटल सेल कहते हैं। ये HCl को निकालता है। क्या इसको निकालता है? HCl को। और तीसरा है म्यूकस, जो म्यूकस को स्रावित करता है। अब ये तीनों केमिकल मिलेगा तभी उसको कहेंगे गैस्ट्रिक जूस। क्या कहा जाएगा? गैस्ट्रिक जूस। तो हम यहां से बोल सकते हैं जो गैस्ट्रिक जूस है उसको बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल की जरूरत है? गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पाचक रस। ये 3 केमिकल से मिला है। कौन सा? एंजाइम से। कौन कौन सा एंजाइम? रेनिन और पेप्सिन। और दूसरा HCl। और तीसरा बताओ म्यूकस। क्या है? म्यूकस। अच्छा, ये म्यूकस को हिंदी में म्यूकस कहते हैं। अच्छा, ये HCl इतना खतरनाक एसिड है कि जरा सोचो, अगर आपके स्किन पर छोड़ देंगे तो वो स्किन पे घाव बना देगा, काट देगा। अम्ल है, अम्ल जानते ना? अम्ल कितना खतरनाक होता है एसिड। आपके स्किन पर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आपके स्किन पर छोड़ देंगे तो स्किन को वो खत्म कर देगा। स्किन को खत्म ना, वो आपके मांसपेशी को खराब कर देगा वो। तो पूछोगे सर ये पेट में कैसे रह जाता है? HCl का क्या जरूरत है? क्यों HCl को मतलब ईश्वर ने हमारे पेट में डाला है? क्योंकि बेटा बिना HCl का प्रोटीन नहीं पच सकता है। क्यों नहीं पच सकता सर? क्या रीजन है प्रोटीन पचने का? HCl का क्या काम है हमारे पेटों में? हम बात देखेंगे। अच्छा, पहले तो आप ये समझोगे सर ये HCl हमारे आंतों का, जो हमारे अमाशय का दीवार है, उसको क्यों नहीं छेद कर दिया? आप बोले कि ये अम्ल है। अम्ल तो अगर हमारे शरीर पर डाल दिया जाएगा तो हमारे शरीर की कोशिका को, हमारे मांसपेशियों को खराब कर सकता है। तो ये हमारे आंतों के मतलब अमाशय की दीवार को क्यों नहीं खराब कर रहा है? क्योंकि बेटा उसको रक्षा करने के लिए म्यूकस का लेयर होता है। म्यूकस एक समझ लो कि, जरा सोच के देखो, अगर आपके पास एक मतलब जो एक डॉक्यूमेंट आपके पास है, कोई कागज है, मान लो कि आपके मार्कशीट हैं। अब मार्कशीट है तो अब क्या है, आप मार्कशीट को ऐसे लेके जाओगे और पानी पड़ जाए रास्ते में तो भीग के खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन उस मार्कशीट में हम क्या किए? लेमिनेशन करा दिए। अब उसको पानी में डालो, पानी में डालोगे तो वो जल्दी खराब नहीं होगा क्योंकि उस पर पन्नी का कवर है। उसी तरह से हमारे अंदर में जितने भी अंग है उसका जो पहला लेयर है उस पर म्यूकस का लेयर होता है, और उसके कारण से जो केमिकल जो कोई आता है तो हमारे अंदर के भागों को खराब नहीं कर पाता है। तो म्यूकस क्या है? हमारे शरीर का रक्षात्मक अंदर वाला जो शरीर का भाग है उसका रक्षा करता है बाहरी चीजों से, बाहरी केमिकलों से, इस एसिड जैसे केमिकलों से उसको रक्षा करने का काम करता है। तो म्यूकस क्या कर रहा है? म्यूकस एक समझ लो कि लेमिनेशन है, जो दीवारों पर लेमिनेटेड है, जो मतलब HCl को दीवार से रिएक्शन करने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारे दीवार को वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता। ये HCl है। आप पूछोगे सर HCl का काम क्या है? क्योंकि बेटा HCl याद रखना, जो हमारे पास पेप्सिनोजिन है, प्रोपेप्सिन, याद होगा, प्रोपेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन, ठीक है। और ये दोनों केमिकल पर जब HCl काम करता है तब इस केमिकल को HCl क्या करता है? पेप्सिन और रेनिन में बदल देता है। पेप्सिन और प्रोपेप्सिनोजिन को पेप्सिन में बदल देगा, रेनिन को रेनिन में बदल देगा, प्रोरेनिन को क्या करेगा? रेनिन में बदल देगा। और यही रेनिन जो है, यही पेप्सिन जो है एक्टिवेटेड एंजाइम हो जाएगा, एक्टिवेट हो गया ये। अब ये प्रोटीन का पाचन कर लेगा। अब किसके साथ रिएक्शन करेगा? प्रोटीन का, और प्रोटीन को पचा देगा। ये जो था निष्क्रिय अवस्था में था। किस अवस्था में था? निष्क्रिय, इनएक्टिव था। इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आया? HCl। और HCl आया, इसको एक्टिवेट किया, तभी जाके प्रोटीन पचा। तो याद रखना, प्रोटीन हमारे जो अमाशय है, अमाशय में फैट नहीं पचता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। मुंह में क्या पाचन शुरू हो गया था? कार्बोहाइड्रेट। मुंह में क्या पचा हुआ था? कार्बोहाइड्रेट। पूछेंगे प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अमाशय से।
पूछेंगे फैट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय में नहीं, फैट का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। एकदम बहुत बेसिक है। आप पूछोगे सर फैट का पाचन आमाशय में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा फैट को पचाने वाला एंजाइम एसिड में काम नहीं करता है, क्योंकि आमाशय में एसिड है, HCl है, और वहां पर फैट को पचाने वाला एंजाइम काम ही नहीं करता है, इसलिए वहां फैट नहीं पचता है। समझ में आ रहा बात? जो फैट को, वसा को पचाने वाला एंजाइम है, केमिकल है, वो कहाँ नहीं काम करेगा? आमाशय में। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि सर वहां एसिड है। कौन सा एसिड है? HCl है, इसलिए वहां पर नहीं पच रहा है। और HCl क्यों है? हम पूछेंगे HCl क्यों है, तो आप बोल देना क्योंकि HCl किस लिए आया है? इसलिए आया है क्योंकि उसको क्या पचाना है? प्रोटीन पचाना है। और वो प्रोटीन को पचाने के लिए क्या करता है? तो प्रोटीन पचाने वाला जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन। इस पर HCl काम करेगा और इसको इनएक्टिव था और सक्रिय था, इसको सक्रिय बना देगा, सक्रिय बना देगा। और जैसे सक्रिय बन गया, ये सक्रिय एंजाइम अब किसको पचाना शुरू कर देगा? प्रोटीन को। क्लियर हो रहा है? कुछ नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख लो, सारा कहानी खत्म, सारा कहानी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आया। पूछेंगे गैस्ट्रिक जूस किन किन चीजों से मिलके बना है? तो एंजाइम से, HCl से और म्यूकस से। पूछेंगे म्यूकस क्या करता है? तो बता देना, HCl को हमारे आंतों के दीवार को खराब करने से रोकता है, उसमें छेद करने से रोकता है। अगर HCl छेद कर दिया आंतों की दीवार को, उसको कहते हैं अल्सर, पेप्टिक अल्सर। क्या कहते हैं? घाव हो जाता है आंतों में। घाव क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब हमारे शरीर में म्यूकस का लेयर घट जाएगा तो HCl आंतों में छेद कर देगा, क्योंकि हम जानते हैं HCl बहुत खतरनाक है, कठोर एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो आंतों में छेद कर देगा, वो छेद करेगा तो घाव बनाएगा। उस घाव का नाम क्या है? अरे बोलो ना, क्या है? उस घाव का नाम है अल्सर। कौन सा अल्सर? पेप्टिक अल्सर। क्यों? क्योंकि पेट में हो रहा है, आमाशय में हो रहा है, इसलिए नाम देगा पेप्टिक अल्सर है। तो म्यूकस हमारे आंतों को HCl से बचाने का काम करता है, और HCl क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। क्यों? अगर HCl नहीं होगा तो हमारे शरीर में पाया जाने वाला, हमारे पाचक रस में पाया जाने वाला एंजाइम, कौन सा एंजाइम है? प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिनोजेन, इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और जब एक्टिवेट नहीं होगा तो ये प्रोटीन के पाचन में भाग नहीं ले पाएगा। क्लियर है? ये याद रख लेना। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे चलता हूँ। अब वही कहा जाता है यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, जठर रस में क्या है? HCl है। एंजाइम है, कौन सा एंजाइम? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजिन। और स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है। लाइपेज यहाँ फैट को पचाने वाला है, लेकिन यह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखना एंजाइम में कौन कौन सा एंजाइम है? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजिन होता है, प्लस म्यूकस होता है। म्यूकस क्यों है? क्योंकि आमाशय को HCl से बचाने का काम करता है। और गैस्ट्रिक जूस का pH मान कितना है? 1.5 से लेकर 3.5 के बीच होता है। ये भी पूछा जाता है गैस्ट्रिक जूस का, पाचक रस का pH मान कितना होता है? ये 1.5 से लेकर 3.5 के बीच होता है। पूछा जाता है ये अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो बताओ क्या होगा? आप कमेंट करके बताना ये क्या है, अम्ल है या क्षार है। ठीक है, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस जब जठर रस के साथ मिलता है, इसको काइम का नाम दिया जाता है। मैंने बताया था जब भोजन लार के साथ सन गया था तो उसको क्या बोले थे? बोलस। और इसको क्या बोलेंगे? जब गैस्ट्रिक जूस के साथ, अब क्या हुआ? लार वाला भोजन हमारे ग्रास नली में आया और ग्रास नली से अमाशय में गया, और अमाशय में वहां बहुत सारा जठर रस था, एंजाइम था, केमिकल था, उसमें मिला। और उसमें मिलने के बाद उस भोजन को हम लोग कह दिए काइम। क्या नाम है? इंग्लिश में चाइम मत पढ़ लेना, काइम ही कहा जाता है। हिंदी में भी काइम, इंग्लिश में भी काइम। तो पूछेंगे आमाशय में भोजन को क्या कहते हैं? काइम। पूछेंगे मुख गुहा में क्या कहते हैं? बोलस। ठीक है, और छोटी आंत में अगले दिन बताएंगे, चाइल्ड नाम दिया जाता है। तो इतना आप जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया आपने? चलिए अब आगे बढ़ते। अब जो है इस डायग्राम को आप देखें, ये आप देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो क्या है?
ये अमाशय की दीवार है। ये क्या है अंदर में? अमाशय की दीवार। यहाँ छोटा छोटा आपको कुछ ऐसा उभरा हुआ नजर आ रहा है, यही हमारे जठर ग्रंथि। और यहाँ से आप देख रहे हो ऐसा लग रहा है कुछ पानी बह रहा है और बह बह के यहाँ जमा हो रहा है। ये जो जमा हो रहा है इसी का नाम है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस नाम है जिसको हम लोग जठर रस कहते हैं। हिंदी में जठर रस कहेंगे, यहाँ इसी का नाम हो जाएगा क्या? पाचक रस कहा जाएगा। ठीक है, पाचक रस का काम है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा है? ये है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड का नाम दिया जाता है। बात क्लियर हुआ? और ये जो रस स्रावित होकर भर जाएगा, और ये जो दीवाल है ये आंतों का दीवाल है, और ये सब जो है क्या है? ये सब है जठर ग्रंथि है। और इसमें 3 प्रकार की कोशिका है। कौन कौन सी है? पेप्टिक, ऑक्जेंटिक और म्यूकस सेल। तीनों मिलकर क्या करता है? ऐसे केमिकल को बनाता है जिसको हम जठर रस कहते हैं। क्लियर है? आप इसका एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है। ठीक है, देखो ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ऐसा लग रहा है कि पानी बह रहा है और यहाँ जमा हो रहा है। ये जो जमा हो रहा है आप देख रहे हो ये जठर रस है। इसी में भोजन आगे सन जाएगा जो खाना को पचाने का काम करता है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आपका ये अंदर का अमाशय का दीवार है और यहाँ से कुछ रस निकल रहा, स्रावित हो रहा है, ये जठर रस है। और इसी में क्या होगा? भोजन आके मिलेगा और खाना को पचाने का काम करेगा। ठीक है, ये अंदर में जो आप देख रहे हो उभार उभार, यही हमारे जठर ग्रंथि है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए कल आज तक का क्लास इतना ही रखते हैं, कल इसके अगला टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक कल मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।